नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीबीएम का खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। त्योहारी सीजन तो शुरू हो चुका है। बाजारों में लोगों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। इसके बावजूद भी दुकानदारों के चेहरों पर मायूसी देखने को मिल रही है। दुकानदारों का कहना है कि कोरोना के बेशक से 2 साल बीत चुके हों, लेकिन दुकानदार अभी भी पूरी तरह से मंदी की मार को झेल रहा है। त्योहारी सीजन आ गया है, लेकिन लोग अभी ज़्यादा खरीदारी के लिए नहीं निकल रहे हैं। पहले के दिनों में लोग खरीदारी जमकर करते थे, लेकिन पहले की तरह ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती थी। दुकानदारों का कहना है कि अभी करवा चौथ, दीपावली, छठ पूजा जैसे त्योहार हैं। इन त्योहारों से कुछ उम्मीद है, लोग खरीदारी के लिए आएंगे। फिलहाल नवरात्रों के दिनों में मार्केट में रौनक थोड़ी बहुत है और ग्राहक ठीक ठाक थे, लेकिन आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि किस तरह से लोग खरीदारी करते हैं। तो लग रहा है मार्केट में सुधार है और हम लोग की भी सुधार आया है मार्केट में। वैसे रिटेल बाज़ार में तो अभी बहुत मंदा है, बाज़ार में ग्राहक नहीं है। जैसे हमने करवा चौथ पे भी कॉस्मेटिक का काम कर रहे हैं, तो बाज़ार में ख़रीदार नहीं है। तो लग अब तो त्योहारी सीज़न चालू हो गया, लोग पब्लिक बाहर निकल रही है सामान खरीदने। त्योहारी सीज़न तो चालू हो गया, पर ना पिछले 3 साल में कोरोना काल के बाद आर्थिक मंदा है या कुछ भी कहिए, लोगों की सैलरी बढ़ी नहीं है, महंगाई बहुत है, तो लोगों की खर्च करने की क्षमता घटी है, एक्सपेंडिचर पावर है वो कम हुई है, इस वजह से ग्राहक कम है। तो दुकानदार क्या चाहते हैं, इसमें क्या होना चाहिए, क्या सर दुकानदार के चाहने से या तो सरकार सबको आर्थिक पैकेज दे, दुकानदारों को भी, लेबर क्लास को भी, जो भी है, मतलब लोगों के पास खर्च, या कुछ ऐसी व्यवस्था करे जिससे थोड़ी महंगाई में कमी आए। जब पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया। कुछ उम्मीद है मार्केट में अभी त्योहारी सीजन में? कुछ मेरी पर्सनल राय, साड़ी सूट जिस तरीके से त्योहारी सीजन शुरू हो चुके हैं, तो मार्केट में किस तरीके के चहल पहल देख रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार दुकानदार? सर इस बार उम्मीद है कि थोड़ा काम वाम निकलेगा। चहल पहल हुई है नवरात्रों से, जब से पहले नवरात्र से चहल पहल शुरू हुई है मार्केट में। करवा चौथ की लोग शॉपिंग कर रहे हैं, लेडीज जा रही हैं, अपने त्यौहार के हिसाब से काम सही है मार्केट में। कोरोना काल में आर्थिक मंदी से बहुत ज़्यादा गिर रहा था मार्केट, बहुत ज़्यादा। तो इसमें अब क्या लग रहा है कि सारी जो पहले की परेशानियाँ थी कुछ हल हो जाएंगी? हाँ सर, कुछ हल हुई हैं और कुछ हल हो जाएंगी। अभी संपूर्ण तरीके से कह सकते हैं वो तो हल तो हुई नहीं है, पर जैसे जैसे सीज़न चलेगा आगे, अब साई भी हैं, करवा चौथ का त्यौहार भी है और आगे त्यौहार भी आएंगे। तो चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फैजाबाद के सेक्टर 10 और 11 का डिवाइडिंग रोड, जिसे 4 महीने में बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी अधर में लटका हुआ है। इस सड़क के निर्माण के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विधायक नरेंद्र गुप्ता ने निर्माण कार्य 3 नवंबर 2019 को किया था। 3 साल बीत जाने के बाद भी ये सड़क अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि इस सड़क का 2 बार टेंडर भी हो चुका है और इस सड़क को आधा ही बनाकर छोड़ दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़क को आधा ही बनाकर छोड़ दिया गया है। आसपास के रहने वाले लोगों का कहना है कि सड़क की हालत बहुत खराब है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। बरसात के दिनों में यहाँ पानी भर जाता है और इसके बाद गड्ढे दिखाई नहीं देते। वाहन चालक इन गड्ढों में गिरकर घायल हो जाते हैं। लोगों ने कहा कि विधायक से भी सड़क को बनवाने के लिए कई बार कहा जा चुका है, लेकिन इस पर विधायक भी ध्यान नहीं दे रहे। विधायक नरेंद्र गुप्ता का ऑफिस का रास्ता इसी रास्ते से होकर जाता है, इसके बावजूद भी ये सड़क नहीं बन पा रही। बात बन चुका है और इतनी कंडीशन यहाँ ख़राब है, कोई सुनवाई नहीं है किसी की। नेता अपने कामों में लगे हुए हैं। ये पास में नरेंद्र गुप्ता जी का ऑफिस है, मूलचंद शर्मा जी ये रहे। ये रोड पे दुनिया निकलती है, इतने बंदे निकलते हैं, कोई सुनवाई नहीं है किसी की। हर कोई तीसरे दिन में गिरता देखता हूँ, कोई स्कूटी से गिर गया, कोई मोटरसाइकिल से गिर गया, बहुत ज़्यादा परेशानी है। ऐसे में लोग गिर जाते हैं। नहीं, मैं यहाँ पे लाइब्रेरी रन कर रहा हूँ, मैं ऑनर हूँ लाइब्रेरी का। ये सामने मेरी एस्पिरेंट लाइब्रेरी है। कल की बात बता रहा हूँ, एक लड़के ने अभी फ़ोन परचेज़ किया था, आईफोन। वो इसी रोड के कारण उसके पॉकेट से निकल गया, उसको पता भी नहीं लगा। और बाद में जैसे वो एंटर किया लाइब्रेरी में, तब उसे पता लगा क्योंकि इतने गड्ढे हैं, फ़ोन पॉकेट से निकल गया, तो उसने 80,000 का लॉस हो गया उसका। ऐसे में नुकसान बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है मैम। डेली यहाँ से काम भी बिल्कुल, यहाँ पे जैसे बच्चों का आना भी, जैसे हमारी लाइब्रेरी रन करता हूँ तो कतराते हैं बच्चे यहाँ आने से। आपको तो लगातार देखने को मिलते होंगे हादसे। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ कि इतना बुरा हाल है फरीदाबाद में। क्या है, लोग नेता अपने नोट भरने के चक्कर में लगे हुए हैं। ग्रेटर फरीदाबाद की तरफ देख लो, डेवलपमेंट दिखाते हैं,
कागज़ों में है डेवलपमेंट, मौके पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ जीरो है, एकदम फरीदाबाद बेकार हो चुका है। और इसलिए तो आया रोड की हालत इस साल से बिल्कुल ख़राब चल रही है और इतनी बुरी हालत है, 2 गाड़ियाँ मेरी टूट चुकी है ऑलरेडी। एक बार बच्चे का एक्सीडेंट हो चुका है, कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर कुछ कदम की दूरी पर ही नरेंद्र गुप्ता का कार्यालय है, क्या उनको दिखाई नहीं देता कि जो सड़क है उसकी ये हालत बनी है? हर चीज़ दिखाई देता है, पूरे प्रशासन को दिखाई देता है। रोड इतनी ख़राब हो रही है कि यहाँ पे आराम से पेड़ लगाते हैं रोड में, अगर हम पेड़ लगाना चाहिए पेड़ लगाते हैं खड्डों में आराम से, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है हमारी। बारिश के समय में ज़्यादा दिक्कत? बारिश हो या ना हो तभी ये हाल है, हमेशा नाइट के टाइम अंधेरा होने के बाद किसी की हिम्मत नहीं यहाँ से रोड से निकल जाए कोई। क्या लगता है फरीदाबाद स्मार्ट सिटी है? इस हिसाब से स्मार्ट सिटी है, चल रही है, स्मार्ट सिटी चल रही है, क्या दिक्कत है? क्या नोएडा से यहाँ पर लोग आए यहाँ पर खड्डे में चलना पसंद करेंगे? चलिए रुक करेंगे अगली खबर की और। आईएमटी में स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, पिछले 2 सालों से इसे जलता हुआ नहीं देखा गया था, ये कहना है कि आईएमटी के आसपास की सोसाइटी में रहने वाले लोगों का। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि आईएमटी के चौराहे से लेकर सोसाइटी के गेट तक करीब 1.5 किलोमीटर का रास्ता है और पूरे रास्ते में स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। उन्हें आज तक जलती हुई स्ट्रीट लाइट नहीं देखी थी यहाँ पर, और कई बार आईएमटी में स्थित HSIIDC डिपार्टमेंट में भी इसकी कंप्लेंट की गई है कि स्ट्रीट लाइट को चालू करवा दिया जाए, लेकिन अभी तक स्ट्रीट लाइट नहीं चली है। वहीं रात में ऑफिस से घर के लिए आती महिलाओं ने बताया कि पूरे रास्ते में कहीं पर भी लाइट नहीं है, उन्हें आने में डर लगता है, इस पूरे एरिया में कहीं भी लाइट नहीं है। कई बार यहां पर लूट की घटनाएं भी हो चुकी हैं, अधिकारी सुनने का नाम नहीं ले रहे। बहुत ऐसे लोग हैं जो रात में अपने कामकाज से घर लौटते हैं, जिसमें महिलाएं भी होती हैं। उन्हें डर लगता है कि उनके साथ यहाँ कोई हादसा ना हो जाए। रास्ते पर असामाजिक तत्व के लोग भी यहाँ पर बाइक पर बैठे रहते हैं। सड़क पर गड्ढे हैं, रास्ते में लाइट ना होने से गड्ढों में कई बार बाइक गिर जाती है और लोग चोटिल हो जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, जो हमारी ये रोड है इसमें बहुत सारे गड्ढे हैं और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट, ये रोड लाइट भी नहीं है, सारा रात होते ही अंधेरा हो जाता है, जिसकी वजह से आए दिन लूटपाट होती रहती है, एक्सीडेंट। और वहाँ पे सड़क पे ही बहुत सारे ट्रक भी खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। और हमने आईएमटी डिपार्टमेंट में शिकायत की है वहाँ के अधिकारियों से, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है इस चीज़ पे। बारिश होती है तो यहाँ पानी भर जाता है, हमें निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सुबह बच्चों को भी छोड़ने आते हैं तो भी बहुत दिक्कतें होती हैं बच्चों को भी। कब से स्ट्रीट लाइटें जो नहीं जली हैं यहाँ पर पूरे में? सर यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेनली तो रात में बहुत ज़्यादा डार्क रहता है। हस्बैंड भी मेरे से रात में काफ़ी टाइम बाहर लेट आते हैं, 12 बजे, तो कोई भी मतलब कन्वेंस नहीं मिलता, दिक्कत होती है। मतलब आप ज़्यादातर ना आवारा टाइप के लोग भी बैठे रहते हैं। उन्होंने भी मुझे काफ़ी बार बताया है कि मतलब सेफ़ नहीं है इधर से आना, लेडीज़ के लिए तो ख़ास तौर से। मम्मी के घर से भी जैसे मैं आती हूँ भाटिया कॉलोनी से, वहाँ से भी आते हुए भी ना मतलब डर सा लगता है कि जल्दी से हम अपने घर पहुँचे। बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होती है यहाँ पे, कोई कन्वेंस नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात, रात में कोई रेडी नहीं होता बल्लभगढ़ से यहाँ तक आने के लिए, कोई भी रास्ते पे और आईएमटी के चौक तक कहीं भी लाइट नहीं है? नो सर, कहीं पर भी नहीं है, बहुत दिक्कत होती है आने में। कोई शिकायत या कहीं कंप्लेंट की हो आप लोगों ने? की थी हमने, इधर डिपार्टमेंट आईएमटी डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे की थी, बहुत बार जा भी चुके हैं, पर कोई सुनवाई नहीं है। बहुत दिक्कत होती है। हस्बैंड को तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि रात में हो जाता है, वो लेट नाइट ही आते हैं तो बताते हैं कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं इधर आने में। कब से ये प्रॉब्लम चल रही है सर? हम तो जब से रह रहे हैं 4 साल हो गए, तब से सर बहुत दिक्कत होती है। इतना अंधेरा है कि ऑटो वाला भी कोई राजी नहीं होता आने के लिए, वो वहीं छोड़ जाता है और हमें अंधेरे में अकेले चल के आना पड़ता है, जो एक लेडीज़ के लिए बहुत रिस्की है। और यहाँ पे इतने ट्रक्स रहते हैं, आपको भी पता है, हम इतने डरे हुए आते हैं कि अगर कोई फैमिली वाला ना आए तो हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं होता कि हम आ पाए। क्या कभी सोसाइटी के लोगों ने कंप्लेंट की कि स्ट्रीट लाइटों को ठीक करवाएं, डिपार्टमेंट किसी को? हाँ, करवाया तो है सर, लेकिन कोई सक्सेस नहीं होता। इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो रहा है, जो हम चाहते हैं कि परमानेंट सोल्यूशन हो। घटनाएं भी हो चुकी हैं बहुत सारी हो रही है। अभी रिसेंटली भी एक किडनैप केस हुआ था, यही नज़दीक में ही हुआ था, इसी वजह से। तो सर डर लगा रहता है, लेडीज़ है हम लोग, अकेले आना हमारे लिए बहुत रिस्की होता है। क्या चाहते हैं आप लोग? सर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मतलब इसका कोई
मतलब परमानेंट सोल्यूशन है, ऐसा नहीं वो टेम्परेरी होता है, फिर वो कुछ टाइम के बाद फिर वो अंधेरा हो जाता है। कहीं अगली खबर की ओर। पृथला विधानसभा के विधायक नैनपाल रावत ने 4 नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किया है। गांव जाजरू, गांव शाहपुरा कला में, गांव लड़हौली गांव और बहबलपुर में नॉलेज सेंटर बनकर तैयार हुए हैं। उद्घाटन के बाद लोगों को ये नॉलेज सेंटर समर्पित किए गए हैं। लोगों को जानकारी के अभाव में इधर उधर अब नहीं भटकना पड़ेगा। नॉलेज सेंटर से अपने कामकाज की लोग जानकारी ले सकते हैं। विधायक नैनपाल रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेश पर सभी गांव की समस्याओं की लिस्ट बनाई जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना काल के चलते काम नहीं हो पाए थे और विकास कार्य अब सभी पूरे नहीं हो पाए थे, लेकिन अब सभी विकास कार्यों को शुरू कराया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए आदेश दिए हैं। जाजरू गांव में नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किया, कितना फायदा मिलेगा और कितने की लागत से है? देखिए 25 लाख रुपए की लागत से नॉलेज सेंटर बनकर तैयार हुआ है, जो आज मैंने अपनी बस्ती को गांव जाजरू को समर्पित किया है। इसी तरह के 4 नॉलेज सेंटर और हैं, जिसमें लडौली, बहबलपुर और शाहपुर कला, 4 जगह लगभग 1 करोड़ की लागत से नॉलेज सेंटर बनकर के तैयार हुए हैं और आज उनका विधिवत उद्घाटन करके अपनी जनता के समर्पित किया है। और इसमें जितने भी नॉलेज से संबंधित हैं, चाहे किसी के बिजली बिलों की बात हो, लाइब्रेरी की बात हो और चीज़ हो, कुछ सरल पोर्टल पर कुछ जाना चाहता हो, तो वो सारी चीज़ों की सुविधा इसमें कराई जाएगी और लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से इनको ये बनकर के तैयार हुए हैं। विधायक साहब, लगभग 3 साल से ज़्यादा कार्यकाल हो चुका है, विकास कार्य थमे पड़े थे, क्या अब गति पकड़ेंगे वो विकास कार्य? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ और हमेशा कहता रहा हूँ। अब तो काम शुरू कर दिए तेज़ी से। तब की बात है जब नहीं भी कर रहे थे, तब भी मैं कहता था कि 2 साल के कोरोना काल के कारण मैं और मेरी सरकार बहुत ज़्यादा सुविधा इस क्षेत्र के लिए नहीं कर सकी क्योंकि इस क्षेत्र ने मुझे निर्दलीय विधायक चुन करके भेजा है। तो मेरी बहुत सारी इच्छाएं इस क्षेत्र के लोगों के लिए, माता बहनों और बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए करने की थी, लेकिन कोरोना काल के कारण मैं उन्हें पूरी नहीं कर सका। लेकिन एक भरोसे के साथ मैं कहता हूं, चाहे वो PWD की सड़कें हों सभी, चाहे मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हों, और इसके साथ साथ गाँव के लिए जो भी सुविधा चाहिएंगी 1 साल के अंदर पूरी करके इनको दे दूँगा, ताकि जो मेरा मन है वो भी प्रसन्न रह सके और मेरे लोगों का भी ये रहे कि भाई हाँ हमने अच्छा किया है। एक अन्य जो समस्याएं गाँव में बनी हुई हैं उनको लेकर क्या रूपरेखा तैयार की गई है, क्योंकि अभी आपने कहा कि मुख्यमंत्री के भी आदेश आए हैं? देखिए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ये आदेश किए हैं हमारी सरकार ने कि जो हम गांवों के विकास के लिए पिछड़ गए थे, सरपंची और पंचायत के जो चुनाव हैं वो लेट हुए हैं, लगभग 2 साल लेट हुए हैं और अभी भी 1.5 से 2 महीना इनके चुनावी प्रक्रिया में लगेंगे। तो इसलिए गांवों की जो डिमांड्स हैं वो हम पहले ही लेंगे और पहले लेकर के उन पर अभी आपने देखा होगा कि पीछे हमने सभी अधिकारियों की मीटिंग ली है, चाहे वो चंडीगढ़ में अधिकारियों की मीटिंग लेकर आए हों, चाहे हमने फरीदाबाद आकर के मीटिंग ली है। तो सभी कार्यों पर हमारी बराबर नज़र बनी हुई है और जल्दी से जल्दी इनके हर काम को जो है पूरा करके देंगे। एक बड़ी सौगात तो अब आपने 1 करोड़ की दे दी पृथला विधानसभा क्षेत्र को, कल भी एक बड़ी सौगात मिलने वाली, कई रोडों को जो निश्चित तौर पर 20 करोड़ रुपए की जो सड़कें हैं मार्केटिंग बोर्ड की, 20 से 22 जो सड़कें हैं वो बहुत समय से, लगभग मैं कहता हूं कि 10 से 15 साल से जिनकी रिपेयर नहीं हुई थी, उन सबका रिपेयर वर्क हम जो ना कल से शुरू करा रहे हैं और इससे पहले भी 6 से 7। अगली खबर की ओर। फरीदाबाद में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। अभी पिछले ही दिनों यहां की मौजूदा शिक्षा अधिकारी के खिलाफ गबन का मामला दर्ज हुआ था, तो अब यहां जिला शिक्षा अधिकारी रही रितु चौधरी के ऊपर घोटाले का आरोप लगाया गया है। सीएम विंडो और जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने ये माना है कि यहां जिला शिक्षा अधिकारी रही रितु चौधरी इन सब घोटालों में आरोपी थी। पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी मंजीत सिंह ने अब इस मामले में अदालत की शरण लेने का फैसला लिया है। दिखाई दे रही है तस्वीरें फरीदाबाद के एक होटल की है, जहां पूर्व उप जिला शिक्षा अधिकारी मंजीत सिंह फरीदाबाद में जिला शिक्षा अधिकारी रही रितु चौधरी के खिलाफ है और प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही हैं। रितु चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने बाल विकास योजना के नाम पर सरकारी एवं निजी विद्यालयों से फर्जी खाता खुलाकर उगाही की। मंजीत सिंह का आरोप है कि उनके पास इस घोटाले के तमाम सबूत है जो उन्होंने जन सूचना अधिकारी अधिनियम के तहत शिक्षा विभाग से प्राप्त किए हैं। हमें तो नहीं हुआ, विषय यही है कि रितु चौधरी ने बाल विकास अभियान के नाम से खाता खोला था और वो खाता प्राइवेट था, निजी था, सरकारी सील से सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए गया और इस पर संज्ञान भी लिया गया। लेकिन क्या है कि एक भ्रष्ट अधिकारी कोई था, उसने उसी लेटर को, जो आरंभिक लेटर था, उसके डेट वगैरह गायब करके और उसको गुड़गांव ट्रांसफ़र कर दिया और गुड़गांव में पटौदी के किसी चंद्रजीत यादव के मसले को इससे दिखा के और वो ATR अपलोड कर दी
और उसको बंद कर दिया गया। ये है। तो मैं ये था कि भाई मेरे सामने उतने हैं नहीं और मैं उस बात को भाई उतनी शिद्दत से उठा नहीं पाया। क्या मेरे में कमियां रही हैं, क्योंकि मेरे क्या है कि मैं भाई परिवार भी है, कभी सम्मेलनों में आना जाना रहता है, तो मैंने ये चाहा कि जो सबूत मेरे पास है वो पत्रकार समाज को सौंप दूँ। और जो अब जैसे कोई उठा रहे थे प्रश्न, किसी को लगता है कि इसमें दम नहीं है तो वो छोड़ दे, लेकिन जिसको लगता है कि इसमें वजन है और ये सत्य बात है और भ्रष्टाचार हुआ है और वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाने में मदद कर सकते हैं तो वो करें, ठीक है ना। क्योंकि मुझे पत्रकार लोगों पे पूरा भरोसा है कि उन्होंने जेसिका लाल मर्डर केस और जो है वो एक नन का कांड है केरला का, और कई ऐसे केसेस हैं जो उनकी वजह से ही जो पत्रकार हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों चाहे वो प्रिंट मीडिया के हों, उनकी वजह से ही वो भ्रष्टाचार उजागर हुए और लोगों को सजा मिली, चाहे वो लालू यादव का चारा कांड हो। तो मेरी आपसे उम्मीद है, और रास्ते तो एक के बाद एक होते हैं, जैसा भी उन्होंने बताया, मेरी जानकारी में नहीं था कि मुकदमा कैसे दर्ज होता है, तो अब पता लगा। तो मैं इसके बाद जो अगला मेरा स्टेप यही होगा कि मैं कोर्ट में जो है केस करूँगा, क्योंकि मेरे पास ये मुकदमा है। अब मेरे पास वो भाई पत्रकार लोग हैं वो हर मामले में नज़र रखते हैं, हर एक मामले में। हमारे पास जिस मामले में है हम उसी में नज़र रख रहे हैं और उसी पे बात कर रहे हैं जो हमारे सामने आया है। हर मामले में तो हम आगे जो है ना अपनी टांग अड़ा नहीं सकते। कौन है वो अधिकारी जिसके खिलाफ हम? भैया ऋतु चौधरी। और तकलीफ तब होती है कि जब जो है वो व्यक्ति परोपकार का मसीहा बनने का प्रयास करता है, जो इसके भ्रष्टाचार में सारा का सारा शरीर लिपटा है, तब तकलीफ होती है। जब आप अखबार में पढ़ते हो जी कि उन्होंने इतने की मदद की, ये की मदद की, अरे तो लोग खुद वो किसी हिलाल साहब का शेर है कि गरीब। में बात करेंगे पलवल की। पलवल के गांव मानपुर में दहेज के चलते 22 वर्षीय विवाहिता को मौत के घाट उतार दिया गया। मुनकटी थाना पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर ससुराल पक्ष के 7 लोगों के खिलाफ दहेज का केस दर्ज किया है। जांच अधिकारी रामजीवन ने बताया कि फैजाबाद के गांव अटाली निवासी सतीश ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उसने अपनी बेटी प्रीति की शादी 10 मई 2021 में पलवल के गाँव मानपुर निवासी गुलशन के साथ की थी। शादी में उसने हैसियत के अनुसार दान दहेज भी दिया था, लेकिन शादी के बाद से ही उसकी बेटी को दहेज में 5 लाख रुपए नगद व क्रेटा गाड़ी की मांग को लेकर पति गुलशन, सास नंद पूजा, पूनम प्रिया, ससुर हंसराज और नंदोई प्रताड़ित करते थे। उसके साथ अक्सर मारपीट की जाती थी, जिन्हें पीड़ित द्वारा भी कई बार समझाया गया था, लेकिन वो अपनी आदतों से बाज नहीं आए। और रविवार की दोपहर को पीड़ित के पास गुलशन का फ़ोन आया कि प्रीति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना के आधार पर पीड़ित परिवार के साथ मौके पर पहुंचा तो उसने देखा कि प्रीति मृत अवस्था में पड़ी हुई है। पीड़ित ने शिकायत में बताया कि उसकी बेटी के पति गुलशन, सास नंद पूजा, पूनम प्रिया, ससुर हंसराज और नंदोई ने दहेज के चलते उसकी हत्या की है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने सभी के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज करके पलवल के नागरिक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराकर उसके परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्रेटा गाड़ी 5 लाख रुपये काफ़ी दिन से इनकी डिमांड चलती आ रही है। सन 2021 में 10/5 को शादी करी थी जी। हमने इनसे कह दी जी जब लड़का होगा लड़की जब दहेज दे देंगे, जब याद दे देंगे तुम्हारे 5 लाख और क्रेटा की डिमांड पूरी कर देंगे। पर ये फिर भी टॉर्चर करते रहे। 28 तारीख को लड़की का फ़ोन आया था, लड़की की मम्मी ने बात करी है। इसने जब भी कही थी तो मम्मी मेरे को ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, मैं इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखी हूँ। उसकी मम्मी ने फिर मेरे को बताई, मैंने कि कोई बात ना, इतवार के हम चले जाएंगे और वो उन्हें समझाया, लेकिन इन्होंने पहले ये कांड कर दिया और लड़की को मारा गया जी। लड़की मरने वाली है। किस तरह से हत्या की गई लड़की की? अब वो देखो जी, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है कि या तो गला दबा कर करी गई है या तकिया से ऐसे मुड़े। जब आप वहाँ मौके पर पहुँचे थे तब किस तरह की स्थिति थी? हमें डेड बॉडी पड़ी है। फिर उन्होंने हमें बताई वो कमरे में पड़ी थी। तो हमने ये कहने लगे कि किवाड़ तोड़ के हमने लड़की को निकाला है, लेकिन हमने देखा वहाँ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी जो कि कोई चटकनी या किवाड़ टूटे हुए, चटकनी भी टूटी हुई नहीं थी। कौन कौन लोग हैं जो आपकी लड़की को परेशान करते थे?
लड़की को जो परेशान करते थे इसकी तीनों बहन जी, इसकी माँ, इसका बाप और ये लड़का का जीजा। की मानपुर में गया टाड़ी की लड़की है कृति, जो मानपुर में आई थी। तो इसकी एक बच्ची भी पैदा हो रही है, 1.5-2 साल शादी हुई है। इसके जो ससुराल वाले हैं इसको दहेज से परेशान कर रहे थे, कल इसलिए फिर उसको परेशान आके फंसे। कितने लोगों के खिलाफ दरखास्त दी गई है? 7 आदमियों के खिलाफ करी, 7 ससुर, देवर और 3 ननद है इनकी। एक लड़की शादीशुदा है और नंदेव का। 7 आदमियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया? 104, 20, 34 में मुकदमा दर्ज करा है। अभी पोस्टमार्टम करा रहे हैं। कन्या की खबर के और पलवल के गांव टीकरी गुजर के मुख्य रास्ते में जल भराव के कारण ग्रामीणों में भारी रोष देखने को मिला। इसके चलते ग्रामीणों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते की हालत इतनी खराब है कि ग्रामीणों का पैदल चलना भी दूभर हो गया है। रास्ते पर ही देवी का मंदिर है, साथ ही सरकारी स्कूल भी है। जल भराव के चलते लोग मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे, वहीं छात्रों को अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल तक पहुंचना पड़ रहा है। रास्ते की यह हालत पिछले कई सालों से बनी हुई है, इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। जल भराव का कारण पानी निकासी का उचित प्रबंधन नहीं होना बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह पलवल के गांव टीकरी गुजर के छोटे छोटे बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में कभी भी इन बच्चों के साथ कोई भी बड़ा हादसा घट सकता है। इस ओर ना तो जिला प्रशासन द्वारा कोई ध्यान दिया जा रहा है और ना ही शिक्षा विभाग कोई ध्यान दे रहा है। ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी से लेकर नेताओं तक के चक्कर लोग काट चुके हैं। पलवल विधायक दीपक मंगला द्वारा भज आदर्श गांव टीकरी गुजर को गोद लिया गया था, बावजूद इसके गांव में पिछले कई सालों से समस्या का अंबार लगा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि आगामी चुनावों में वो ऐसे नेताओं को वोट की चोट से जवाब देने का काम करेंगे और एक ऐसे नेता व सरपंच को चुनने का काम करेंगे जो उनकी समस्याओं का समय पर समाधान कर सके। गंदे जल भराव से मच्छरों के प्रकोप भी बढ़ गया है, जिससे ग्रामीणों को अब वायरल डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का शिकार होने का डर सता रहा है। मैं देख सकते हो स्टॉल जो कर्ज से गया है, काफ़ी पैसा लग गया लेकिन ठीक नहीं है। नंबर 2 ये रास्ता जो मैं बता रहा हूँ, ये जो कूड़ा बता रहा हूँ, ये बीमारी घर तो गंदगी तो जो बीमारी तो है और सिवा उसी का परिवार सरपंच को खुलासा कह रहा हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। फिर नंबर 2 दूसरी बात बता दूँ कि लोकतांत्रिक देश है, हम चुनते हैं सरपंच, इलाका चुनता MLA। ये जो हम आप इंटरव्यू ले रहे हो, ये काम तो उसे करना चाहिए जो आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो ना बस्ती को, गांव का। ये कदम तो उसे उठाने चाहिए। वो गांव का वासी नहीं है, गांव ने वोट दिए उसको। तो विधायक ने आपका गांव को गोद लिया है, आता है विधायक है? आते हैं पर्सनल उसके लिए आते हैं, कुछ वैसे दिखाने को खाओ हम दर्द हैं, 1-2 4 के पास। प्रशासनिक तौर पे या राजनीतिक तौर पे आपकी सुनवाई नहीं हुई तो आप क्या पर भी जा सकते हैं और मुख्य रास्ता है नंगला लालगढ़ नंगला जाते हैं, अमरौली जाते हैं, कई मुख्य रास्ता है। हाँ, कई मुख्य रास्ते हैं। तो क्या अभी तक आश्वासन अधिकारियों की तरफ से आश्वासन तो अधिकारी दे देते लेकिन कोई सुनवाई तो कहीं नहीं रही। क्या कौन सी मूलभूत सुविधाएं जो अभी तक गांव में नहीं मिल पाई हैं? यही है कि हमारे रास्ता सही हो जाए और जो व्यवस्था है गांव की वो सिचुएशन सुधर जाए। और किस तरह की परेशानियां आ रही हैं ग्रामीणों को? परेशानी किन्हों लगा लो जी, मंदिर में हमारे बड़े बूढ़े जाते हैं तो बाहों को चढ़ा देते हैं, पानी में बहुत परेशानी होती है। जब बारिश आ जाती है तो स्कूल में पानी भर जाता है। स्कूल की जो बाउंड्री है वो कई दिन की नहीं हो रही, चारों बगल डंडा टूटे पड़े हैं, बहुत बुरा हाल है। कोई सुनवाई नहीं कर रहा? कोई सुनवाई नहीं। विधायक ने गोद लिया है गाँव, विधायक ने गोद लिया। हाँ, वैसे आ जाते हैं कुल्ला फुल्ला में, वैसे नहीं है कि भाई। साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM के खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।